हेलो बेटा। आज हम लोग जो हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो दो वीडियो भेजी थी, थोड़ा सा उसको हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने जेंडर डिवीज़न के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने देखा कि भाई जेंडर डिवीज़न क्या था, और ये हमारा जो है ये एक नेचुरल नहीं है जेंडर डिवीज़न जो है, और ये एक हमारी सोशल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बेस्ड है। उसमें हमने देखा, फिर हमारी शुरुआत हुई थी कि भाई जेंडर डिवीज़न की वजह से हमारे यहाँ भाई काम को जो है डिवाइड कर दिया गया था बिटवीन द मेल एंड फीमेल। उससे हमने कहा था कि ये इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में हमने देखा कि वर्क जो है वो डिवाइडेड है। वुमेन से ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि दे विल रिमेन इन द होम, और वो सारे घर के अंदर रह करके काम करेंगी, और मेल से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वे वो जो है घर के बाहर काम करेंगे। ये सब जो है एक परंपरा, एक ट्रेडिशन जो है वो बनी चली आ रही थी। फिर हमने देखा कि भाई इसका रिजल्ट क्या रहा कि वुमेन जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हाफ प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमैनिटी, उनका जो पार्टिसिपेशन था पब्लिक अफेयर में वो बहुत ही कम था। फिर धीरे धीरे देखो, फिर उनके अधिकारों के लिए, उनके राइट्स के लिए जो थे, वुमेन्स ने भाई एजुकेशन स्टार्ट हो गए पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उनके वुमेन्स को इक्वल राइट दिलाने के लिए जो मूवमेंट शुरू किए गए थे उन्हें फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया था। ठीक है, तो अब इन लोगों ने डिमांड रखी थी कि वुमेन्स को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग एजुकेशन और जॉब के अंदर मिलनी चाहिए। बाद में कुछ रेडिकल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जो थे, दे डिमांडेड कि दैट वुमेन जो है दे शुड गेट इक्वालिटी इन द फैमिली लाइफ आल्सो। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या रहा कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन था पब्लिक अफेयर्स के अंदर वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। आज के टाइम में हम देखें तो वुमेन्स जो है वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। वो डॉक्टर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, है ना, इंजीनियर भी हैं, हर फील्ड में मतलब वो काम कर रही हैं। अभी भी हम देखें, लेकिन देखो बदलाव, चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। फिर एक छोटा सा हमारा क्वेश्चन है कि वुमेन का जो पब्लिक अफेयर में जो किन कौन से कंट्रीज हैं जिनका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। तो हमने देखा नॉर्वे, फिनलैंड के अंदर जो है, स्वीडन में वुमेन का पब्लिक अफेयर्स के अंदर जो है पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर हमने पढ़ा था कि भाई डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं जहाँ पे वुमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उसमें देखो लिटरेसी रेट था कि वहाँ पर मैन के कंपैरिजन में वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। रीज़न भी हमने पढ़ा कि भाई देखो क्या था कि भाई पेरेंट्स के पास में लिमिटेड जो है रिसोर्स होते हैं, तो वो अपने मेल चाइल्ड के ऊपर, बॉय के ऊपर जो है वो उन पैसों को स्पेंड करना प्रेफर करते हैं। फिर वुमेन्स के साथ में जो है इक्वल वेजेस एक्ट जो है गवर्नमेंट ने पास किया है कि भाई अगर आप इक्वल काम के लिए, इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस जो है वो दी जानी चाहिए, लेकिन उसको भी इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, वुमेन का जो प्रपोर्शन है वो हाईली पेड जॉब जो है उसमें भी बहुत कम है। एक देखा कि सेक्स रेशियो जो है वो भी डिक्लाइन हो रहा है। वुमेन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम होती चली जा रही हैं। ठीक, तो ये सारी वो प्रॉब्लम जो है वो सोसाइटी के अंदर फेस कर रही हैं। तो फिर ये सोचा गया भी इनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये था कि भी वुमेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि वुमेन्स को एम्पावर, पॉलिटिकली एम्पावर किया जाए। क्योंकि हमने देखा कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो लोकसभा में या विधानसभा के अंदर बहुत ही कम है। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को देखते हैं। फिर वुमेन्स के लिए लोकल बॉडीज़ के अंदर जो है 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व की गई हैं। फिर एक सिमिलर ओपिनियन का, यानी 1/3 सीटें शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये बिल जो है हमारा पेंडिंग में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ला करके हमने जो है अपना वुमेन का जो पार्ट था वो हमने, जेंडर डिवीजन का जो पार्ट था वो हमने खत्म किया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जेंडर डिवीजन जो है ना, तो देखो उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से वुमेन्स को एम्पावर किया गया है। अब हम पढ़ेंगे एक दूसरा डिवीजन, हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था रिलीजन को लेकर के, है ना। तो देखो रिलीजन, अब रिलीजन का अगर हम देखें तो इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और निगेटिव भी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले हमने जो था कि वे पॉलिटिक्स का रिलीजन के साथ में क्या रिलेशन हो सकता है। मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट जो थे वो आपको बताए थे। एक मैंने बताया कि गांधी जी के क्या व्यूज़ थे। गांधी जी का मानना ये था कि भाई रिलीजन जो है कैन नॉट बी नेवर सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। फिर वो क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो एथिक्स हैं, सभी रिलीजन्स के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, पॉलिटिक्स जो है वो उससे गाइड होनी चाहिए।
फिर एक हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि जब भी कम्युनल राइट्स होते हैं तो वुमेन्स जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा लॉस होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट को जो है उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। फिर फैमिली लॉज के बारे में हमने देखा कि जो फैमिली लॉज जो होते हैं कि वो जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं वुमेन के साथ में, इसलिए हमारी गवर्नमेंट को उन्हें इक्वल स्टेटस दिलाने के लिए सोसाइटी के अंदर जो है कुछ लॉज जो हैं वो बनानी चाहिए। ये तीनों जो इंस्टेंसेस जो हैं, ये तीनों एग्जाम्पल जो है हमें ये शो कर रहे हैं कि देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड द पॉलिटिक्स। फिर देखो हम लोगों ने कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि रिलीजन जो होता है वो नेशन का बेस होता है, ठीक है। और इसमें भाई जब अब हम कैसे भाई क्या क्या हमने इसकी फीचर्स देखी थी, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई जो एक रिलीजन के जो लोग होते हैं वो अपने रिलीजन को एक पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग होते हैं अपने रिलीजन को बड़ा एक्सक्लूसिव और पार्टीजन टर्म्स में वो देखते हैं, है ना, कि भाई मेरा रिलीजन सबसे अच्छा है, वो खराब है, दूसरों की कमियों को लाते हैं। एक ये था कि भाई एक रिलीजन के लोग जो होते हैं तो वो अपने बिलीफ को जो है एक सुपीरियर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी एक रिलीजन के जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपनी डिमांड को दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट में अपोज में जाकर के रेज करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि स्टेट भी जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल जो है एक रिलीजन के डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने में यूज़ करता है। फिर हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखो इसमें हमने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि भाई जो एक किसी भी रिलीजन के जो लोग होते हैं वो अपने डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो रिलीजियस लीडर का इस्तेमाल करते हैं, सेक्रेट सिंबल का, इलेक्शन के दिनों में ज़्यादा होता है, सेक्रेट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, या एक रिलीजन के लोग जो है वो अपने डोमिनेंस को जो है इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। कम्युनल राइट्स होते हैं, है ना, इनकी वजह से दो रिलीजन के बीच में जब डिस्प्यूट होते हैं। फिर हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन था कि भाई इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है। इसमें हमने पढ़ा था कि भाई कैसे हम कहेंगे कि भी इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, कि हमारे देश का अपना कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का। जैसे कुछ देशों का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, है ना, जैसे इंग्लैंड के अंदर क्रिश्चियनिटी था, श्रीलंका के अंदर जो था बौद्धिज्म था, लेकिन हमारे देश के अंदर सभी रिलीजन्स के जो फॉलोअर्स है वो इक्वल है। हर किसी को राइट है कि वो अपने तरीके से अपने वे में रिलीजन को जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोफेस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है। अनटचेबिलिटी के ऊपर बैन लगाया गया है ना। तो ये सारा हमारा कम्युनल पॉलिटिक्स का पार्ट था। चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो देखिए हम लोग जो हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स अब ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मीन्स जातीय असमानता, है ना, जहाँ पे सभी कास्ट को जो है इक्वल स्टेटस नहीं मिलता। तो ऑल सोसाइटी है सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन मोस्ट सोसाइटी, है ना, कि भाई आप कहीं पर भी जाइए किसी भी जगह तो हर जगह आपको ये सोशल इनइक्वालिटी जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो क्योंकि वहाँ पे क्या है कि इन मोस्ट सोसाइटी ऑक्यूपेशंस आर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि भाई जो काम जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाता है, कि भाई उनके परिवार के लोग जो हैं पूर्वज ने जो काम किया है तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो उसी काम को करती है। तो लेकिन कास्ट सिस्टम जो है इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। तो कास्ट सिस्टम जो है वो इसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म है कि व्यक्ति की जो कास्ट है उसकी ऑक्यूपेशन से रिकॉग्नाइज की जा रही है। तो यहाँ पर कि व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटी, है ना, कि भाई हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो इसे बाकी की जो दूसरी सोसाइटी हैं उनसे कैसे डिफरेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इन दिस सिस्टम हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शंस बाय रिचुअल, कि भाई हमारे यहाँ क्या है कि जो काम जो है, देखो हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे जो कास्ट है उन्हें हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। आप सभी जानते हो कि सबके काम जो है सबको असाइन कर दिए गए हैं, किसकी ड्यूटी क्या है, पहले था ऐसा, है ना। तो यहाँ पर कि मेंबर ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वाज सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी। तो जो लोग जैसा काम कर रहे थे, जिस एक कास्ट के जो ग्रुप के जो लोग थे वो लोग अपनी एक सोशल कम्युनिटी जो है वो बना लेते थे। तो अब ये क्या करती थी, प्रैक्टिस सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन, ये लोग एक ही तरीके का एक जैसा काम करते थे और मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप, अपनी जाति के लोगों के बीच में इनका उठना बैठना होता था, शादी ब्याह होते थे, है ना, और मिलना जुलना जो था ये अपनी ही कास्ट के लोगों के बीच में करते थे। अब यहाँ पर हम देखें कि बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम,
तो हमारा जो कास्ट सिस्टम है ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? ये है एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन, है ना, कि भाई एक पर्टिकुलर कास्ट को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप, एक कास्ट ग्रुप के अगेंस्ट। फिर धीरे धीरे देखो कि जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, तो ज्योतिबा फूले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, पेरियर रामास्वामी नायकर, इन ये सारे हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं। इन लोगों ने जो है ये एडवोकेटेड एंड वर्क टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटी आर एब्सेंट। इन लोगों ने इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किया एक ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए जिसमें जातीय समानता, कास्ट इनइक्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कास्ट इनइक्वालिटी कैसे एग्जिस्ट कर रही है। हमारे कास्ट का जो बेस क्या है, वो जो है वो वर्क के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है कि कौन सी कास्ट जो है वो कौन सा कास्ट को उसके वर्क से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब देखो लेकिन धीरे धीरे क्या है, अब कास्ट सिस्टम ब्रेकिंग डाउन, है ना, तो कास्ट सिस्टम जो है वो धीरे धीरे जो है अब खत्म होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखें अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है कि भाई शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उनका इंक्रीजमेंट हो जाना, उनका बढ़ जाना, है ना। अब इसका कारण क्या है कि लोग जो रूरल एरिया से माइग्रेट हो रहे हैं टू अदर सिटीज़। क्यों हो रहे हैं? वो आ रहे हैं काम की तलाश में, काम करने के लिए। तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर के जब रहते हैं एक सिटी के अंदर, तो क्या होता है, शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, नंबर जो है इंक्रीज हो जाते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन जो है, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हैड डिमिनिश्ड द अवेयरनेस ऑफ कास्ट एज पीपल सिट टुगेदर। की कैसे कर दिया उसने कास्ट की अवेयरनेस को, कास्ट को कम कैसे कर दिया? क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं साथ साथ दे सिट टुगेदर इन द बसेस, ट्रेन और एट द पब्लिक प्लेसेस, वहाँ पे सब लोग साथ साथ उठते बैठते हैं, तो किसी को किसी कास्ट के बारे में नहीं मालूम है ना। तो एक तो अर्बनाइजेशन हो गया। एक और कारण है वो है ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट, कि भाई देखो लोगों के अंदर लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ है, तो लोगों का सोचने का जो नज़रिया है, जो थिंकिंग है, वो भी अब चेंज हो गई है, ब्रॉड हो गया है ना। तो देखो यहाँ पे कि अब इसने ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट हैज़ हेल्प टू डिक्रीज द बिलीफ इन कास्ट। अब लोग ये जाति प्रथा में, जाति सिस्टम में कोई बिलीव नहीं करते हैं, है ना। मॉडर्न एजुकेशन है, क्योंकि वो तो डेमोक्रेटिक वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है आज के, है ना, क्योंकि अब जैसे भाई सभी लोग इक्वल है ना, तो ये इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारी एजुकेशन इसको फोकस कर रही है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। तो आज के टाइम में लोगों के अंदर जो है अब ये थोड़ा कास्ट को लेकर के थोड़ी फीलिंग जो है वो कम होती चली जा रही है। एक है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, है ना। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जो है, अब यहाँ पर ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम जो है वो ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ये इसकी वजह से चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं, दे आर नॉट कंपेयर्ड टू कंटिन्यू विद द प्रोफेशन ऑफ देयर पेरेंट, है ना, कि बच्चों को ये फोर्स नहीं किया जा रहा है कि वो लोग जो है अपने ही पूर्वजों का, अपनी फैमिली जो उसके फादर करते थे, उसके परिवार में जो काम चलता आ रहा था वो उसी काम को करें, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। फिर देखो वीकनिंग पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड इन द विलेज, गांव के अंदर जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी पोजीशन अब पहले वाली स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, तो एक ये भी रीज़न है। फिर देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जैसे अब ये राइट टू इक्वलिटी है ना, कि भाई इसके अंदर उन्होंने ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग इक्वल हैं। तो यहाँ पर हेल्प टू प्रिवेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो इसने राइट टू इक्वलिटी ने भी काफ़ी हेल्प की है सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की। तो ये हमारे एक बड़े रीजंस हो गए कि भाई कास्ट सिस्टम जो है वो धीरे धीरे सोसाइटी से एलिमिनेट हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि नहीं नहीं, ये सब दिखावा है, कि भाई ये नहीं हो रहा है ना। कास्ट सिस्टम जो है हैज़ नॉट डिसअपेयर्ड, अभी भी एग्जिस्ट करता है। जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम जो है हमारी सोसाइटी में अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो वो भाई किस बिहाव पे इस बात को कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है? एक नंबर 1, अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड, वो कह रहे हैं कि अभी भी लोग, कुछ लोग है ना, भाई एक्सेप्शंस हैं लेकिन है तो है ही सोसाइटी के अंदर, अनटचेबिलिटी जो है अभी भी एग्जिस्ट करती है, इट हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली। ठीक, सेकेंड वो कह रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 100 साल पहले जो कम्युनिटी है ना, जो समुदाय, जो जाति, जो कास्ट पहले डिसएडवांटेज में थी वो आज भी डिसएडवांटेज में ही है, और जो एडवांटेजेस थी वो आज भी उसी पोजीशन में है, यानी उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है। तो हम कैसे मान लें कि भाई कास्ट सिस्टम जो है वो खत्म हो गया है? कि कास्ट ग्रुप, वो आगे वो क्या कह रहे हैं कि भाई देखो कास्ट ग्रुप दैट हैड
एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम, जो पुरानी व्यवस्था में जो जाति जैसे ब्राह्मणों को माना जाता है कि वो एजुकेशन गेन करने में सबसे आगे थे, तो कहने कि वो आज भी आगे ही हैं, है ना। तो यहाँ पे डन वेरी वेल इन एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन, वो मॉडर्न एजुकेशन एक्वायर करने में भी आगे है। तो इसलिए कि जो अपनी जिस पोजीशन पर था वो आज भी, जो 100 साल पहले था वो आज भी है, ठीक। फिर दोस्त ग्रुप दैट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, कि जो लोग एजुकेशन में पहले पीछे थे तो आज भी, और वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इट, और जिनको एजुकेशन लेने का राइट नहीं था, जो एजुकेशन नहीं लेते थे, तो दे नेचुरली लैग बिहाइंड, वो आज भी पीछे ही है। तो यहाँ पर ये इस बिहाफ पर ये कहा जाता है कि कास्ट सिस्टम जो है वो हैज नॉट डिसअपियर्ड। चलिए अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कि भाई कास्ट कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरेट, कि भाई यहाँ इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि भाई राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट जो है वो कैसे एंटर करती है ना। तो देखो कि कास्ट कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरेट ये क्या है कि व्हेन पार्टीज और चूज कैंडिडेट दे कीप इन माइंड कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट, कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है तो वो उस पूरे एरिया के कास्ट कंपोजिशन को देख लेती है कि भाई यहाँ पे किस जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो क्या है कि उस हिसाब से फिर वो वहाँ पर उन लोगों को, उसी कास्ट के कैंडिडेट को टिकट देती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वोट जो है वो मस्टर कर सकें। तो नॉमिनेट द कैंडिडेट फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन द इलेक्शन, है ना, ताकि वो इलेक्शंस को जीत सकें। फिर देखो अपील टू कास्ट सेंटीमेंट, कि यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट जो होते हैं इलेक्शंस के अंदर मेक अपील टू कास्ट सेंटीमेंट टू मस्टर सपोर्ट, कि वो दूसरी जो रिलीजन के कास्ट के जो लोग हैं उनके सेंटीमेंट को अपील करते हैं, है ना, ताकि भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वोट मिल जाएं। अब वो यानी भाई उनको डराते धमकाते भी हैं, और या कभी उन कम्युनिटी के कोई लीडर रहा उसको ज़्यादा चुनाव के टाइम में उनको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं ताकि उसके नाम पर जो है उनको वोट मिल जाए। तो पॉलिटिकल पार्टी जो क्या करती है, दे मेक अपील टू कास्ट सेंटीमेंट टू मस्टर सपोर्ट। तो सम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्या कह रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है ये माना जाता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को ही फेवर करती हैं, है ना, उन्हीं के लिए वर्क करती हैं, और ये भी माना जाता है कि ये उस पर्टिकुलर कास्ट की वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो फिर एक देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब हमारे यहाँ देखो प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको राइट टू वोट है, हर एडल्ट को, है ना। तो यहाँ पर हमारा 18 ईयर्स से अबव जो सभी व्यक्तियों को राइट टू वोट है। तो प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, तो ये कंपेल कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज लीडर को टू गियर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, है ना, कि भाई वो जो है एक एक वोट की वैल्यू है और वो हर वोट को अपनी ओर, है ना, लाने के लिए जो है वो भाई सभी पार्टी जो है अलग ग्रुप के लोगों से वो बातचीत करती हैं। इट आल्सो ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट, है ना। अब इसकी वजह से हमारे यहाँ कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, राइट टू वोट है, 1 पर्सन 1 वोट, और ईच वोट हैज द सेम वैल्यू। तो इस प्रिंसिपल ने, है ना, इस सिद्धांत की वजह से हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, वो एक एक वोट को गेन करने की कोशिश करते हैं। और इसने, इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ने एक कॉन्शियसनेस जो है उन लोगों के बीच में, उन कास्ट के बीच में क्रिएट की है दैट वर हितरतो ट्रीटेड एज इंफीरियर एंड लो, है ना, हितरतो यानी अंटिल नाउ, जिन्हें अभी तक ये माना जाता था कि भाई ये बहुत इंफीरियर है और ये बहुत ही लो है। तो अब उन लोगों को भी अपनी अहमियत पता चली है कि भाई हमारी भी वोट की बहुत वैल्यू है ना। तो ये इस तरीके से, तो ये कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर अपना रोल प्ले करती है, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, कुछ लोगों ने ये मान लिया, एज्यूम कर लिया कि भाई हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो और कुछ नहीं है, ये केवल कास्ट कंपोजिशन का ही रिजल्ट है ना, जाति समीकरण के आंकड़े हैं, जातियां डिसाइड करती हैं कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ये गलत है, ठीक है, इट इज फार फ्रॉम ट्रू। कैसे कि कास्ट जो है डू नॉट डिटरमाइन द इलेक्शन रिजल्ट। देखो नंबर 1, no parliamentary constituency in the country has a clear majority on one single caste। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, पहली बात तो यही है कि हमारे कंट्री के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जहाँ पर केवल एक ही कम्युनिटी के, एक ही कास्ट के लोग रहते हों, है ना। तो फिर क्या होगा, तो एवरी कैंडिडेट नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन 1 कास्ट। हर कैंडिडेट को जो चुनाव लड़ रहा है, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, उसे एक से ज़्यादा जो कास्ट है उनकी वोट लेनी पड़ेगी, तभी वो जीतेगा, ठीक है।
फिर देखो कि नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर ऑफ ए कास्ट और ए कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि भाई कोई भी कैंडिडेट जो होता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस कंटेस्टिंग द इलेक्शन, चुनाव लड़ रहा है, कि जितने भी टोटल वोटर्स हैं वो उसे ही वोट देंगे। इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी संभव नहीं है ना। तो यहाँ व्हेन पीपल से दैट ए कास्ट इज ए वोट बैंक, है ना, जब लोग ये कहते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर कास्ट जो है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक है, तो उनका कहने का मतलब क्या होता है कि वहां पर जो मैक्सिमम वोटर जो है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर जो है फ्रॉम दैट वो कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी, है ना, तो वो कास्ट के लोग जो है उस पार्टी को वोट देंगे। अब देखिए फिर एक रीजन और कि मैनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है मे पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट, बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो क्या करती है कि भाई उसी कास्ट का, सेम कास्ट के कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा कर देती है, ठीक है। एक कास्ट के तो बहुत सारे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बीजेपी ने भी एक ही कास्ट, सेम कास्ट का, कांग्रेस ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी, हर पार्टी ने जो एक ही कास्ट के कैंडिडेट को जो इलेक्शन में खड़ा किया है। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट, तो उस केस में क्या होगा कि भाई एक जो वोटर्स जो हैं उनको तो भाई एक से ज्यादा कैंडिडेट मिल जाएंगे, है ना, लेकिन वाइल मैनी वोटर्स जो हैं दे हैव नो कैंडिडेट, उनके पास में कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसे वो वोट देंगे, तो फ्रॉम देयर कास्ट। तो ये भी यहाँ पे ये बात भी डिसाइड कर रही है कि कास्ट जो है डज नॉट डिसाइड द इलेक्शन रिजल्ट, है ना। और यहाँ पर कि रूलिंग पार्टी एंड सीटिंग एमपी एमएलए जो है अक्सर ये देखा गया है कि दे लॉस इन आवर कंट्री, वो भी इलेक्शन हार जाते हैं, दे आर डिफीटेड, जो अभी पावर में है। तो अगर ओनली कास्ट डिसाइड, है ना, इलेक्शंस रिजल्ट, अगर केवल जाति ही इलेक्शंस के नतीजे, इलेक्शंस के रिजल्ट डिसाइड करती, तो भाई ऐसा नहीं होता जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए तो फिर वो और क्या चीज़ है, व्हाट अदर फैक्टर्स, है ना, वो क्या चीज़ है जो इलेक्शंस के नतीजे डिसाइड करते हैं, और रियलिटी यही है ना। नंबर 1, द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज विच इज स्ट्रॉन्गर देन देयर कम्युनिटी। बहुत बार होता है कि जो वोटर्स जो होते हैं उनका अपनी कम्युनिटी से अटैचमेंट कम होता है और पॉलिटिकल पार्टी से अटैचमेंट ज़्यादा होता है, तो एक तो वो इसलिए वोट देते हैं पॉलिटिकल डिफरेंट पार्टीज को। सेकेंडली कि पीपल विद इन द सेम कास्ट हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। अब एक ही कास्ट के जो लोग होते हैं उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सबके, तो अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो किसे वोट देंगे, तो उनकी नीड्स क्या है उसके अकॉर्डिंगली वो वोट करते हैं। तो यहाँ फिर देखो रिच और पुअर, जो अमीर है गरीब है, मैन है वुमेन है, तो फ्रॉम द सेम कास्ट दे वोट डिफरेंटली, ठीक है। तो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक, तो ये कोई वन वे रिलेशनशिप तो है नहीं, यहाँ पर दोनों के बीच में भाई देखो कास्ट भी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, तो यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है केवल कास्ट ही करती है, पॉलिटिक्स जो है वो भी कास्ट को जो है इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई पॉलिटिक्स जो है वो कैसे कास्ट के अंदर एंटर करती है। तो ईच कास्ट ग्रुप ट्राई टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, कि भाई हर कास्ट ग्रुप जो है, ठीक है, अब वो अपने आप को ये कोशिश करते हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, भाई जितना वो बड़ा दिखाएंगे उतना उनका वोट बैंक ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि भाई जिन कास्ट ग्रुप को उन्होंने पहले अपने से, भाई एक जाति के अंदर सब ग्रुप भी तो होते हैं कास्ट के अंदर, तो जिन सब कास्ट को उन्होंने पहले एक्सक्लूड कर दिया था, बाहर कर दिया था, उसे वो दोबारा से इंक्लूड करते हैं ताकि अपने आप को एक बिगर यूनिट दिखा सके और उनकी वोट जो है वो ज़्यादा हो सके। फिर देखो वेरियस कास्ट ग्रुप जो होते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ए कोलिशन, है ना, बहुत सारे कास्ट ग्रुप जो है वो आपस में मिलकर के एक कोलिशन बना लेते हैं, ताकि अब वो सारे एक हो गए हैं, दूसरे कास्ट के साथ में मिलकर के उन्होंने कोलिशन बना लिया है और उनके बीच में डायलॉग और निगोशिएशन जो है वो चलते रहते हैं, है ना, मोल भाव चलते हैं, बातचीत चलती रहती है, अलग अलग डिफरेंट जो कास्ट ग्रुप जो होते हैं। एक न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन द पॉलिटिकल अरेना। देखो ये भी राजनीति की पॉलिटिक्स की देन है कि अब हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स की वजह से ही नए कास्ट ग्रुप जो है वो इमर्ज हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, बैकवर्ड और आपके फॉरवर्ड कास्ट, है ना। तो बैकवर्ड जो थोड़ी पिछड़ी अवस्था में, जो फॉरवर्ड है जो ज़रा अच्छी कंडीशन में, जो इकोनॉमिकली एजुकेशनली जो थोड़ा एडवांस से आगे हैं। तो ये मैंने आप लोगों को भाई कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट बताया। अब देखो लास्ट में अब हमने इतना सारा पढ़ने के बाद में अब हमें क्या देखना है कि भाई इनका रिजल्ट क्या है, क्या इनका होना, कास्ट का होना जरूरी है पॉलिटिक्स के अंदर।
तो देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि भाई इनके कास्ट जो है पॉलिटिक्स के अंदर पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रही है और निगेटिव रोल भी प्ले कर रही है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कास्टिज्म, कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर उसका पॉजिटिव रोल क्या है। नंबर 1, एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स, है ना, गिव मैनी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। कि भाई यहाँ पे कास्ट डिफरेंसेस की वजह से जो पॉलिटिक्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी जो थी उन लोगों को मौका मिला अपनी डिमांड को उठाने का। ठीक है, फिर देखो कि जो दलित हैं और ओबीसी जो है दे गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। ये भी कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है ना। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्हें रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं उनके, है ना, उनको रेज करती हैं। फिर बहुत सारे जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं और ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अभी भी क्या डिमांड कर रहे हैं इन लोगों के लिए कि एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई इनके साथ में जो है डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो खत्म हो जाना चाहिए। मोर डिग्निटी और मोर एक्सेस टू लैंड और रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, है ना। इन लोगों को जो है भाई लैंड रिसोर्सेज भी इनको मिलने चाहिए, इनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए, कैसी, आगे बढ़ने की। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब देखो लेकिन उसका थोड़ा सा हम देखें, इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर, है ना। तो देखो वो क्या है कि भाई इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रोसेसिंग इश्यूज, है ना। कि भाई ये जो है हमारी ये जो पॉलिटिक्स कास्ट जो है इसने क्या किया, इट कैन डाइवर्ट। तो देखो कास्ट का निगेटिव रोल क्या है ना। तो इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज, कि भाई क्या है कि जाति के झगड़े, जाति को लेकर के ही जो है भाई लगे हुए, लेकिन देश में उससे अलग और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे उसके पॉवर्टी के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, देश के डेवलपमेंट के ऊपर बात होनी चाहिए, करप्शन के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन ये इश्यूज तो पीछे रह गए हैं, है ना। और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने वोट बैंक के चक्कर में क्या कर रही है कि वो केवल जाति को ऊपर लाने के लिए बस इसमें लगी हुई हैं। फिर इट आल्सो लीड टू टेंशन, कि भाई यहाँ पर जातियों के बीच में, कास्ट के बीच में के बीच में एक टेंशन हो रही है, उनके बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि जो ग्रुप जो कास्ट है डिसएडवांटेज ग्रुप में होती है, तो देखो वो फिर झगड़े होते हैं उस पर, और इवन वायलेंस, तो उनसे हिंसा भी बढ़ती है। तो ये थे हमारे कास्ट के निगेटिव रोल इन पॉलिटिक्स। मुझे लगता है आप लोगों को अब ये लेसन जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल पार्टी लेसन एक्सप्लेन करूँगी।